नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने चर्चा लेकर आते रहते हैं नए नए मुद्दों और नए नए सरकारी योजनाओं के ऊपर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है बाल विवाह मुक्त भारत। एक तरफ तो हम सफलता और विकास की ऊंची ऊंची बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं, चाहे हमारे देश के बच्चे हों, बच्चियां हों, हर कोई। लेकिन एक तरफ बाल विवाह मुक्त भारत, इस तरह की 100 दिन की योजनाएं बनानी पड़ रही है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? कहां पर हम अनदेखा कर दे रहे हैं कि आज भी बाल विवाह को रोकने के लिए या उससे मुक्त करने के लिए हमें योजनाएं बनाने पड़ रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजना सिन्हा, जो कि रिटायर्ड HOD हैं PG डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बिहार यूनिवर्सिटी की, और साथ में है डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कि पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर रंजना, हम आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि आखिर आज के डेट में जब एक तरफ तो हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, जब हमारे यहाँ महिला दिवस मनाया जाता है तो पूरी फ्लाइट जाती है जिसमें महिलाएं रहती हैं, तो फिर ये बाल विवाह मुक्त भारत की बात क्यों आती है? देखिए, जो बाल विवाह है उसके उन्मूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत रही होगी समाज में, तो वो रहा क्यों? जैसे किसान प्रधान जो समाज है हमारा था पहले, अभी भी है, तो वहाँ क्या होता था कि हर जो व्यक्ति था, परिवार था, वो चाहता था कि अधिक से अधिक मेरे पुत्र उत्पन्न हो, और जो मेरे बूढ़े होने से पहले ही वो मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बढ़ाए। तो इसलिए पुत्र की और बच्चों की कामना पहले होती थी और बहुत जल्दी विवाह होता था इसीलिए। और बच्चे बहुत जवान पिता होते थे, उनके साथ ही बच्चे भी खड़े हो जाते थे काम करने के लिए। तो वो क्या था, एक सहायक बल को रखने के लिए इस तरह की जो परिस्थिति थी वो बनती थी। परंतु कालांतर में अब शिक्षा और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो ऐसे में और वो ये नहीं जानते थे कि इससे शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना है वो बच्चों को झेलनी पड़ती है। परंतु वो उनका उद्देश्य खेतीहर समाज में अधिक से अधिक हैंड्स प्राप्त करने का था। परंतु अब वो सिनेरियो बदल गया और उस पर वो तवज्जो नहीं दी जाती थी कि एक स्वस्थ भारत को बनाने के लिए स्वस्थ बच्चों की आवश्यकता है। तो ये अब हमें, जैसे बहुत पहले घूंघट प्रथा थी जिसको खत्म कर दिया गया, तो ऐसे बहुत सी कुरीतियां हैं। ये एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसका असर हमारे सामाजिक प्रगति पर, देश की प्रगति पर पड़ रहा है। तो इसके उन्मूलन की आवश्यकता अब बहुत ज़रूरी हो गई है। अब ये कैसे हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें सबको मिलके काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे आपसे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अर्चना मैम की तरफ और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस अभियान की जो ज़रूरत पड़ी है, जिसमें कि विशेष रूप से 27 नवंबर को इसको इनॉग्रेट किया गया है, 100 दिन का ये कार्यक्रम होगा पूरा, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? मैम, सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि भारत ने, जैसे हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो जब हम 2047 की बात कर रहे हैं और अभी भी जैसा मैम ने कहा कि ये एक कुप्रथा है, जब अभी भी हमारे समाज में इस तरह की कुप्रथा रहेगी तो हम विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो जो वर्तमान समय में, जैसे हम लोग उस चीज़ से बहुत हद तक निकल चुके हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम भारत को कैसे विश्व स्तर पे लाएं, कैसे उसकी शाख को मजबूत करें। आपने जैसे बात किया कि 27 नवंबर, मुझे लगता है कि 2025 से 8 मार्च 2026 तक ये 100 दिनों का आपका चलेगा। ये 3 चरणों में है डिवाइड। फर्स्ट में आपका हो गया कि जैसे मैम ने डिस्कस के दौरान कहा था कि स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से हम कैसे इस संदर्भ में जागरूकता फैलाएं। दूसरी चीज़ है, दूसरा चरण ये होगा हमारा कि जैसे जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं
उनको हम कैसे एक तरीके से मोटिवेट करें, उनके माध्यम से इस कुप्रथा को कैसे अंत करें। और थर्ड स्टेज आता है कि जो ग्रास रूट लेवल की बात है, पंचायत के लेवल पे, वार्डों में हम कैसे इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करें, ताकि जैसे 2030 तक का हमने टारगेट रखा है कि हम भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। और कहीं न कहीं ये जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात है वो सीधे हमारे विकसित भारत 2047 से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो इस कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक है। जी, ठीक है, ये तो आपने योजना की जानकारी दी। आप आते हैं डॉक्टर रंजना मैम की तरफ और वापस आपसे ये जानना चाहेंगे, सोशियोलॉजी की आप प्रोफेसर रही हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या असर डालता है जब बचपन में ही शादी कर दी जाती है, मतलब नाबालिग उम्र में ही जब शादी कर दी जाती है तब? हाँ देखिए, नाबालिग उम्र में शादी तो मैं ये इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये आपने कहा 8 मार्च दैट इज़ वुमेन्स डे वी सेलिब्रेट, पर जब हम बाल विवाह की बात करते हैं तो वो केवल बालिकाओं को ही नहीं लेके लिया, जो वो काउंटर पार्ट बालक हैं वो भी उतने ही अफेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने मन में रख के, ध्यान रख के ये करना होगा, क्योंकि जब भी कोई उद्देश्य बनता है किसी के लिए तो वो जो सामाजिक सरोकार रखने वाली एजेंसीज हैं और सरकार, वो मिलके किसी उद्देश्य का निर्माण करती हैं। और हमें एक टारगेट बनाना होता है कि हम इतने, जैसे ये बता रही हैं अर्चना जी, कि तब तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे कि हमारा देश बाल विवाह मुक्त हो जाएगा। परंतु इसके लिए एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण तो ये कहता है कि जब आपको, जो आपका परिवार है वो स्वस्थ होना चाहिए और उसमें मानसिक, सामाजिक और जो शारीरिक जो व्यक्तित्व को पूरा करते हैं उनमें सब में तालमेल अगर नहीं होगा तो वो पारिवारिक रूपरेखा उसकी बिगड़ जाएगी। तो समाज में वो योगदान नहीं रहेगा जो एक योगदान होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ कि ये अभी ग्रास रूट लेवल जो कर रही हैं, एक्चुअली अभियान का जो मेन टारगेट है, फोकस है, वो होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक जगह जो बहुत ही रिमोट एरिया है, ऐसे ही कि वो सुअर का हर्ड लेके और वो एक बच्ची उसको चढ़ रहा है, सुअर का एक झुंड, और वो साथ साथ रैग पिकिंग भी कर रही है, कुछ वो भी उठा रही है। एंड शी वाज हार्डली 6-7 साल की होगी और उसके पूरे मांग में सिंदूर लगा हुआ है। शी इज मैरिड एंड शी डजंट नो इवन अबाउट व्हाट इज मैरिज। तो वो हो कर दिया, वो हो गई, शादी हो गई। तो ये एक अजीब वो है कि क्यों हुई उसकी शादी, ये मतलब इसका कारण क्या है इसके पीछे। वो फिजिकली भी उसके लिए चैलेंजेस नहीं है बनी हुई। तो ये इसके पीछे जब आप ये बात कह रही हैं तो मेरे दिमाग में एक बात है कि इसके ऊपर अगर ग्रामीणों से आप तर्क करेंगे तो वो इसमें तर्क देते हैं, खास करके हमारे बिहार जैसे राज्य में, कि शादी हमने अभी करा दी है, गौना अभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये क्या बालिका के दिमाग पे क्या असर डालता है इसके ऊपर? अब मैं शुरू करना चाहती थी कि आप पूरे समाज को 3 भाग में बांट दीजिए। एक तो उच्च वर्गीय है जहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। मध्यम वर्गीय जो है, हमारा जो 2 टियर सिटीज हैं या उसके आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो लोग जागरूक हो चुके हैं। तो अब लड़कियां, जो सरकार की एक बहुत ही अच्छी जो नीति, सबसे अच्छी नीति मुझे लगी, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने साइकिल योजना और ये जो पोशाक योजना या फ्री शिक्षा जो सरकार ने, उसका एक बहुत ही सुखद परिणाम सामने आया। और आज लड़कियां विवाह को न कर रही हैं एकदम। जिस जगह हम लोग एज ए NSS प्रोग्राम ऑफिसर में काम कर रही थी, वहाँ 2-3 केसेस ऐसा है जो उन्होंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। और तब वो वार्ड पार्षद वगैरह को आके और पंचायत कराना पड़ा कि अभी उसको पढ़ने दीजिए। तो ये जागरूकता लड़कियों के अंदर आई है अभियान के माध्यम से। असली जो हमारा जो जड़ है वो है एक नीचे का तबका, जहाँ बिल्कुल ही अभी शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, बिल्कुल शून्यता है।
वहाँ जागरूकता की तो बात कुछ शून्य है। वो लोग जानते ही नहीं है कि इससे ये क्या होगा। आपका जो सेकंड लेवल है बीच का, वो तो कहते हैं हम गंगा नहा लिए या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, हमने अपना भार हटा दिया। परंतु वो एक जो बिल्कुल नीचे है, वो तो जानता ही नहीं है कि इसका कोई रिपरकशन भी हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो वहां तक जो पहुंच है वो एजेंसीज की होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में मैम, जैसे मैम ने कहा कि जैसे गांव तक पहुंच और जो सफ़र कर रहा है, तो मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि आंध्र प्रदेश में बुच्चा रमन्ना, मतलब कि ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाएं जो उस चीज़ से प्रभावित हुई हैं, चाहे हमारे बिहार में दुर्गा, तो ये सारी महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी माध्यम से हम कैसे, जो सफ़र किया है और जो उस चीज़ को फेस किया है, उनके माध्यम से हम कैसे इस संदर्भ में सुधार ला सकते हैं। तो वर्तमान समय में इस क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। कुछ मंत्रालयों को शामिल किया गया इस पूरे अभियान में, तो उन मंत्रालयों को शामिल, क्योंकि आपके इस जो आपने अभी संदर्भ बताया, संदर्भ में ही ये सवाल भी छुपा हुआ है कि कौन इन 2-3 मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया, इसके पीछे का क्या कारण? मैम, सबसे पहले इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ, शिक्षा मंत्रालय हुआ। इसलिए इन मंत्रालयों को शामिल किया गया है। जैसे स्वास्थ्य की बात मैम ने अभी डिस्कशन में अपनी बात में कहा कि जैसे आपने पूछा कि किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं, तो वो मानसिक पीड़ा कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, चाहे मेंटल लेवल की बात हो, चाहे फिजिकल लेवल की बात हो। और ये क्या कारण है कि अभी भी हम इन कुप्रथाओं से गुजर रहे हैं, तो उसको शिक्षा मंत्रालय के माध्यम, मतलब कहने का यहाँ यही तात्पर्य कि डिफरेंट जो मंत्रालय हैं उनके माध्यम से कैसे हम उस तक पहुँच अपनी कर सके, तो इसलिए उनको शामिल किया गया है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका, जैसे आपने मंत्रालय की बात की, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अब नेप जो है 2020 एजुकेशन में, उसमें भी बालिकाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो शिक्षा पे जोर देने का मतलब होता है ये कि अगर हमारा समाज जागरूक रहेगा, हम शिक्षित रहेंगे, हो सकता है कि फाइनेंशियली कंडीशन हमारे परिवार की अच्छी नहीं है, बट अगर हम जागरूक हैं, शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेस हम समाज में अपने लिए ढूंढ लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इस मार्ग को प्राप्त करने में हम बालिका समाज, हम महिला समाज की अहम भूमिका हो सकती है। तो डिफरेंट मंत्रालयों को शामिल करने के पीछे यही उद्देश्य है। जी, ठीक है। वापस आते हैं डॉक्टर अर्चना के पास और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जो 3 टियर हमारे इलाके हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके हैं, जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या होगा, उनके अंदर अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी? ये इस बात का मैं उत्तर देने से पहले अर्चना, आपने कहा कि ये जो बालिकाओं तक जो हम लोग हैं, सीमित हैं, ये बिल्कुल वैसा ही एक प्रकरण हो गया हमारे स्वास्थ्य विभाग का कि जब जनसंख्या रोकने की बात होती है कि आप उसके लिए महिलाओं को ही बंध्याकरण के लिए प्रेरित किया जाता है और पुरुषों का यहाँ योगदान गौण मान लिया जाता है। तो ये जो हमारा पारंपरिक जो एक पुरुषात्मक जो रवैया है, सोच है, उसमें अगर आप केवल हमारा अभियान किसी भी कुरीति को लेके अगर एक तरफा चलता है कि हम बालिकाओं को जागृत करें, तो अगर बाल विवाह हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कि लड़की अगर ना कर रही है, लड़का हमेशा तैयार होता है कि उसका तो विवाह हो रहा है, शी इज ऑलवेज रेडी कि नहीं शादी हो रही है मेरी, हाँ उसके लिए। परंतु लड़की पर ही ज़्यादा दारोमदार हो जाता है क्योंकि शारीरिक रूप से वो हो जाती है। पर यही बात बिल्कुल वैसे ही होगी कि बंध्याकरण और नसबंदी जो वो है, उसमें आप कहिए कि नहीं हमारा तो शायद कहीं पुरुषत्व इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों पहलू को, जागरूकता का जब हम अभियान लेके चलते हैं, तो हमें केवल स्त्रियों को, महिलाओं को ही जागरूक नहीं करना है, पुरुषों को भी जागरूक करना है कि आप इसमें पूरी तरीके से शामिल हो। ठीक है, ताकि इसको खत्म किया जा सके। जी। इसमें दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल होना होगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है। अर्चना जी, आपके पास वापस आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे, जैसे बात हो रही है कि महिला और पुरुषों दोनों को शामिल होना होगा, इसके ऊपर नज़र कौन रखेगा? क्या इसके लिए कोई पोर्टल है
जिसके माध्यम से हम उसके ऊपर अपडेट कर सकें, और इसके ऊपर चेक कौन करेगा, कैसे होगा चेक कि ये काम हो रहा है या नहीं? मैम, जैसे मैंने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये 2024 में शुरू किया गया, तो 27 नवंबर 2024 को एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। वो पोर्टल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बाल विवाह से संबंधित कोई भी मामले होती हैं तो वो उनकी निगरानी करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, और यही नहीं करेंगे, साथ ही साथ हमने जो जिक्र किया कि जो इस चीज़ से प्रभावित हैं जी, वो भी अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे शेयर करेंगे कि जो पीड़ित जो रही है, जो समाज की जो तबका जो पीड़ित रहा है, वो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, ताकि अवेयरनेस को फैलाया जाए। और दूसरी चीज़ यही है कि इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि वो इस संदर्भ में जो भी मामले आते हैं उनकी देखरेख करें। और जन जागरूकता हुआ, सामुदायिक जो विकास योजना है, इसको तो हम उसके साथ करेंगे। और साथ ही साथ जो 2006 का जो एक्ट है, उसमें जो जैसे के माध्यम से, चाहे इस पोर्टल के माध्यम से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो डिफरेंट हेल्पलाइन है, जैसे 181 महिला हेल्पलाइन हो गया आपका, 1098 जो हो गया चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, और 100 जो है तत्काल पुलिस सहायता, इन हेल्पलाइनों को भी सक्रिय करना है, ताकि इस तरह के अगर कोई मामले आते हैं तो हम इसमें एक्शन ले, मतलब तुरंत त्वरित कार्रवाई कर सकें। जी। इसमें एक और बिंदु था, जैसे आपने बताया कि जैसे चर्चा की गई है योजना में कि जो सामूहिक विवाह होते हैं जो सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, वहाँ पे बाकायदा चेक करने के लिए रखा गया है। तो वो चेकिंग वो कैसे कर पाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिया जाएगा? मैम, ये जो जिन अधिकारियों, जिन ऑफिसर्स की तैनाती की बात है, उनको डिफरेंट ग्राम पंचायत और वार्डों में भेजा जाएगा। तो जब मामले जो उस संदर्भ में आएंगे तो उस मामले उनके तक जाएंगे, और ताकि वो जैसे ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, जमीनी स्तर की बात हो रही है, तो वहां पे जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जी ठीक है मैम। वापस आते हैं मैम आपके पास, रंजना मैम आपके पास, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मैंने कहा ना कि कई बार हमारे राजस्थान, बिहार और बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। और यहाँ पे वो जो मैंने कहा कि एक लॉजिक दे दिया था कि ठीक है शादी हम अभी करा रहे हैं, लेकिन अभी हम ससुराल नहीं भेजेंगे, आपका जो कंसर्न है शरीर को लेकर के, तो वो शरीर अभी इफेक्टेड नहीं होगा, हम 5 साल बाद गौना कराएंगे। इस माइंडसेट को फिर हम कैसे ओवरकम करेंगे? ये देखिए, ये कालांतर से जो चली आ रही है राजस्थान क्यों है? क्योंकि उसने वो बॉर्डर एरिया है और हमेशा उसने आक्रमण झेला है। तो वो एक बच्चियों को बचाने के क्रम में वो पहले शादी कर दी जाती थी कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी, आप उसकी रक्षा कीजिए। तो वो हर जगह एक क्षेत्रीय कारण हो सकता है। हमारे बिहार में मैंने बताया कि कृषि प्रधान होने के चलते जो एक बच्चों का ज़्यादा पैदा होना, और ज़्यादा पैदा होने से फिर वही हुआ कि आपको हैंड्स चाहिए, the more hands to help, the more mouths to feed। ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं समझ पाए, नहीं समझते हैं, और जानकारी का अभाव होने से और उसके दुष्परिणाम को नहीं जानते हुए तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। तो ये अब देखिए, यही है कि हम लोग हमेशा अभियान जो है ये इस स्तर पर है, जैसे अभी दूरदर्शन के माध्यम से चर्चा हो रही है, अखबारों के माध्यम, परंतु जहां बिल्कुल ही मैंने कहा कि शून्यता है और लोग जानते ही नहीं हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो आपके शिक्षा क्षेत्र के जो NSS है और ऐसे जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन है, जो वो वहाँ पर जागरूकता का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप वहाँ जाके कुछ नाटक करें, और उनके लिए वो रोचक भी होना चाहिए। आपने एक बात कही थी कि साइकिल योजना जो है उससे काफी सारी बच्चियों में शिक्षा, तो ऐसा लगता है कि ऐसी तरह का कुछ प्रलोभन दिया जाए कि ये प्रलोभन नहीं, ये सहायता है। और इस सहायता के साथ क्या होगा कि केवल हमें वहाँ जागरूकता एक नुक्कड़ नाटक और करने से नहीं होगा, जो बिल्कुल में रिमोट एरिया, जैसे मैंने बताया जो सुअर चरा रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उनकी बुनियादी सुविधाओं को साथ लेते हुए एक समग्र विकास करना पड़ेगा हमें। केवल ये कह देना कि आप बाल विवाह रोक दीजिए, ये नहीं, जब तक आप उसके लिए पूरी सुविधाओं का वहाँ पर अगर उसको ऑर्गेनाइज नहीं कीजिएगा, उसके शिक्षण संस्थान हो, उनका घर हो कंफर्टेबल, उनकी जो उज्ज्वला योजना हो उसकी पहुँच हो, नल जल हो, बत्ती पानी सब उसको दें, और तब उनको जागरूक करें कि हाँ अब शिक्षा की ओर चलिए, अब आपकी लड़की को लकड़ी बीनने के लिए नहीं जाना है,
अब आपके घर में गैस का चूल्हा है, अब वो शिक्षा तो ऐसे ये इट विल टेक टाइम, लेकिन ये होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं उसमें मुसीबतें भी आती हैं, परंतु आपको उससे डरना नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो कुछ टाइम लगेगा। एक चीज मैम, जैसे आपने जैसे कहा कि जो सहायता की बात की, तो मुझे जैसे मैं फील करती हूँ कि कई बार जो फैमिली चाहे समाज के ऐसे लोग होते हैं वो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को या जो इस संदर्भ में जो समाज के जो संगठन काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत लेवल पे भी जिनकी इच्छा है इस संदर्भ में काम करने की, तो ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, चाहे उनके एजुकेशन में सपोर्ट करें, ताकि उनको ये लगे कि जैसे होता है ना कि अभी भी हमारे भारत में क्या है कि लड़कियों को हम भार मानते हैं, बोझ मानते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे समाज से आते हैं, फिर भी देखते हैं लोगों की मानसिकता इस तरह से है। और भारत में जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं इस संदर्भ में पॉजिटिव अपना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन के लेवल पे, जॉब के लेवल पे ऐसे परिवार को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। जी, अगला सवाल अर्चना मैम आपसे इसी से विस्तार में पूछूंगी, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत वाइडर होता है। और जैसा कि अभी रंजना मैम ने अभी चर्चा की कि किस तरह से राजस्थान जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रमण का शिकार होता रहा और इसलिए एक कुप्रथा वहाँ पर विकसित हो गई बाल विवाह को लेकर। लेकिन आज हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं, काफ़ी हमारे पास सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हैं। तो ऐसे में अगर हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो फिर ये कदम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विकसित भारत का सपने को साकार करने में? मैम बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने डिस्कशन में कहते हैं कि हम महिलाओं को हमेशा होता है ना कि दोयम दर्जे की स्थिति में रखते हैं। हमारी सोच ही है, जो पितृसत्तात्मक समाज रहा है उससे हम भाग नहीं सकते, वो रियलिटी है। तो आप ये बताइए, जब हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना चाहते हैं, जब कहते हैं कि कोई भी गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती, बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती, तो हम ऐसे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ समाज का एक वर्ग बढ़ता चला जाए और एक वर्ग को हम पूरी तरह से घटा दें। और हम सपना देखते हैं कि हम वैश्विक लेवल पे अपनी चीज़ों को मजबूत करें या मजबूत अपने सशक्त भारत का हम एक सपना देख रहे हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को मजबूत करने की ज़रूरत है और ये सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब तक मेंटल रेवोल्यूशन नहीं होगा, हमारे मानसिक स्तर पर हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा, ये परिवर्तन मुमकिन नहीं है। और हमारा समाज, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारा समाज अभी भी जो परंपरागत रूप से रहा वैसा समाज है, पूरी तरीके से बदल रहा है। आज हम जैसे सोसाइटी, हम बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे समाजों में जैसे हम लोग क्या है कि मेरी एक बच्ची है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, ये मेरा दोनों चीज़ों को ये पूरा करेगा। लेकिन अभी भी जो दादी नानी उन लोगों की सोच है कि नहीं, एक लड़का होना चाहिए वंश को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है, सोशल स्ट्रक्चर को हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं एक डेटा आपको देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बाल विवाह मुक्त भारत से ही जुड़ा हुआ है कि जो लिंगा अनुपात है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि बढ़ गया है। जैसे 2014 और 15 का डेटा है वो 918 था, अब 2023 और 24 में 930 हो गया। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। जी। और जहां तक बात आपने कही ये लड़का और लड़की की, तो राजस्थान का ही वो एक कंसर्न था जो हमने देखा कि कुछ साल पहले कि वहां पे किस तरह से शादी करने के लिए लड़कियों की इतनी क्राइसिस हो गई थी कि वहां पर दूसरे राज्यों से भेजा जा रहा था लड़कियों की वहां पे शादी हो सके, और वो अक्सर नाबालिग लड़कियां होती थी। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ होता है मेरा, आपसे ही मैं पूछूंगी कि फिर चेक कैसे करेंगे कि ये काम हो रहा है, क्योंकि समस्या तो बहुत लंबी चल रही है, योजना बन गई है, लेकिन चेक कैसे होगा कि ये काम हो रहा है? जैसे मैंने बोला कि पोर्टल और अवेयरनेस, ऐसे छोटे छोटे तमाम संगठन बन रहे हैं, तो उन संगठनों के माध्यम से वहाँ डाटा हमें मिल सकता है, तो हम वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और आपको, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, अभी पिछले साल का डाटा है कि लगभग 1 लाख से अधिक इस तरह के जो मामले आए थे भारत में बाल विवाह से संबंधित, उस संदर्भ में काम किया जा रहा है। तो जब हमारे पास आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे तो हम उस, जैसे हरियाणा में यही कंडीशन है कि हरियाणा में कि वहाँ की लड़कियों को मार दिया जाता था, तो वहाँ पे फीमेल का क्राइसिस हो गया है। अब कैसे समाज उनके बिना, एक तरीके से कहा जाता है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हमारे डिफरेंट जो संगठन हैं, सरकार के बहुत सारी जो योजनाएं हैं, तो हम लोग छोटे छोटे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और शिक्षण संस्थाओं में जैसे बहुत सारी बालिकाएं पढ़ने आती है, तो कभी कभी हम लोग एजुकेशन से इतर उनसे डिस्कस करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से है, ताकि हम जाने कि इस तरह की जो लड़कियां हैं किस तरह से सफर कर रही हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर रंजना हम आपसे पूछना
चाहेंगे, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि लड़कों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है अगर कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। इसके बारे में अगर आप ब्रीफ कर दे तो शायद हमारे दर्शक हाँ देखिए, जब मैंने बताया था अभी आपको कि लड़के तुरंत जब बाल विवाह की बात आती है कम उम्र में, तो वो अथॉरिटेटिव फील करने लगते हैं। हाँ, कि भाई मेरी शादी हो रही है, अपने दोस्तों में बूस्ट करते हैं कि मेरी शादी हो रही है और बहुत जल्दी है। तो ये एक, परंतु क्या होता है कि वो कालांतर में जब बहुत जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही माँ बाप जो शादी करने के लिए बहुत खुश होते हैं, बाद में कहते हैं अब तुम करते क्यों नहीं हो कुछ। तो एक स्ट्रेस उन पर आ जाता है, जब पढ़ने का समय है, उनका कुछ काम करने का समय है, तो वो उस स्ट्रेस से गुजरने लगते हैं कि अब वो किस। जी बिल्कुल। तो ये हमने देखा, आज पूरी जो चर्चा हुई इसमें हमने ये जाना कि बाल विवाह में सिर्फ बच्चियों को तो शारीरिक और मानसिक दबाव झेलना ही पड़ता है, बच्चे जो लड़के हैं उनके ऊपर भी असर होता है, इसलिए इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और हम आशा करते हैं कि ये जो 100 दिन के योजना का कार्यक्रम बनाया गया है, इसमें हम पूरी तरह से भारत को बाल विवाह मुक्त कर देंगे। जो चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।